हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। माय नेम इज़ राधिका शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेईई 2023 का पेपर। तो आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। सारे जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चन जेईई 2023 में आए हैं, वी विल डिस्कस देम हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फजान्स रूल। हमें दो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है यहाँ पे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो जब भी हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं किसी भी दो कंपाउंड्स में, हम ये ध्यान रखते हैं कि जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। सो कैटायन शुड बी स्मॉलर एंड एनायन शुड बी लार्जर इन साइज। उसके बाद जो हमारा कैटायन है उसके वैलेंस शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऐसा कैटायन जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स जस्ट कंपेयर। सो फर्स्ट इज KF एंड KI। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटायन तो हमारा कॉमन है, एनायन हमारा चेंज हो रहा है एंड F नेगेटिव इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू I नेगेटिव। तो ऑर्डर तो हमारा यहाँ पे रिवर्स होना चाहिए था। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में देखो KF और KI। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एनायन है I नेगेटिव का साइज बड़ा है तो ऑर्डर बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिथियम और पोटाशियम में छोटा साइज किसका है? लिथियम का। तो ऑर्डर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पर देखो मेटल पे कितना चार्ज होगा? +4। यहाँ पे कितना? +2। तो जितना ज़्यादा मेटल पे चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट इज कॉपर क्लोराइड एंड NaCl। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉपर +1। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ, इट इज़ 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन गया तो दिस इज 3d10। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉपर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लिखती हूँ, दिस इज 3d10, तो फिर 3p6 भी होगा, 3s2 भी होगा और टोटल इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं Na पॉजिटिव में देखूँ, Na की कॉन्फ़िगरेशन 281, एक गया तो दिस इज 28। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। ठीक है, तो हमारे पास मैंने बोला था कि जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो दैट मीन्स दिस ऑर्डर इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद देखो फोर्थ ऑप्शन, लिथियम फ्लोराइड और पोटाशियम फ्लोराइड। यहाँ पे हमारा लिथियम आयन क्या है? छोटा है साइज में, तो दिस इज करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट। हमने अभी देखा था कॉपर क्लोराइड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बिकॉज यहाँ पे जो एनायन है उसका साइज बड़ा है और CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर वी जस्ट डिस्कस, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd एंड 5th, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question is hydrolysis of an alkyl chloride is a slow reaction but in presence of NaI the rate of hydrolysis increases. अब देखो RCl, अब Cl is not that much good living group, लेकिन अगर हम NaI के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? Ri। फिर अगर हम Ri की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सो दिस इज अ फास्ट रिएक्शन बिकॉज आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी? हमारी फास्ट हो जाएगी अगर हम Na की प्रेजेंस में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन हमें दे रखा है बिकॉज I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। दिस इज करेक्ट, वी जस्ट डिस्कस्ड। सो ऑप्शन नंबर 4th, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, next is थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड। मैच द कॉलम। क्लोरोफिल में होता है हमारा मैग्नीशियम आयन, सोडा ऐश इज सोडियम कार्बोनेट, डेंटिस्ट्री ऑर्नामेंटल वर्क में कैल्शियम सल्फेट इज यूज्ड एंड फॉर वाइट वॉशिंग इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो वी कैन जस्ट सी कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट वी हैव मैच विद R। ओके, तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी। ओके, इसमें सेकेंड is P. This is incorrect. So this option is correct. Fourth option. Decreasing order of the hydrogen bonding in the following forms of water is correctly represented by liquid water, ice, impure water. तो देखो ice में जो hydrogen bonding होगा वो सबसे ज़्यादा होता है and then liquid water and last में आएगा impure water. So we have option number
third, second, first and third. The primary and secondary valencies of cobalt respectively in this complex are, देखो ये कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है. प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी जो मेटल के ऊपर चार्ज होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वैलेंसी को, और जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाता है, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी. तो यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, कोबाल्ट NH3 Cl, this is also representing the primary and the secondary valency. और यहाँ पे 2 क्लोरीन. ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, इनकी वजह से हमारे मेटल पे कितना चार्ज आ रहा है? +3. ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 6. तो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6. सो 3 and 6, फोर्थ ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन A इज. अब ये हम लोगों को यहाँ पे कंपाउंड दिया है और हम लोग यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? HBr की एडिशन. हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है. तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करे अगर हम लोग, तो ये यहाँ पे H पे जाके अटैक करेगा. ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करके देख लिया करो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन. इस तरह से ये है हमारे पास CH3, तो बॉन्ड को ब्रेक किया. इस साइड मैंने क्या रख दिया? नेगेटिव. यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, राइट. तो हमारे पास क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया. आई विल जस्ट यूज द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्या बना था? देखो पीछे, या कार्बोकेटाइन. अब जब भी हमारे पास इस तरह की रिंग होती है और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होती है बेटा? रिंग एक्सपेंशन होती है. ठीक है, तो हम रिंग एक्सपेंशन कैसे दिखाएंगे? देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, यहाँ पे तुम लिख दो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और इसे ब्रेक करो. ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? आगे 5 मेंबर रिंग बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और इस तरह से. ठीक है, अभी भी क्या हो सकता है? यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी यहाँ पे. तो ये क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया. पहले 2 डिग्री था, मिथाइल शिफ्ट करने के बाद अब ये क्या बन गया? 3 डिग्री. अब यहां से जो Br नेगेटिव होगा, दैट विल अटैक हियर एंड वी विल गेट CH3Br यहाँ पे, और इस तरह से ये होगा हमारा आंसर. लेट्स जस्ट चेक. तो ये तो 6 मेंबर रिंग्स है, ये वाली तो नहीं होगी. दिस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो स्ट्रक्चर को हो सकता है कि हमने क्या किया, हमने रिंग ऐसे बना दी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे आप पोजीशंस पे देख लो कि अगर ये मेरी मान लो फर्स्ट पोजीशन है, तो सेकंड पे CH3 लगा होगा. आप ऐसे नंबरिंग करके चेक कर सकते हो. आप ये नहीं देखोगे कि मैंने तो इस तरह की शेप बनाई थी, यहाँ पे इस तरह की बनी है. सो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दैट. Okay, next is the magnetic moment of a transition metal compound has been calculated to be 2.87 Bohr magneton. The metal ion is. ठीक है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? N+2. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट. तो N यहाँ पे क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. N इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? समथिंग लाइक 2.87. कुछ इतनी वैल्यू हमारी आती है. दिस इज नॉट एग्जैक्ट, कुछ इतनी वैल्यू हमारे पास आएगी. सो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3.88 समथिंग वैल्यू आती. ठीक है, सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब हमें देखना है कौन से मेटल आयन पे है. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? टाइटेनियम में. टाइटेनियम इज 22. ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी? 3d2 4s2. टाइटेनियम 2+, अगर मैं टाइटेनियम 2+ की लिखती हूँ तो दैट विल बी 3d2. तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? टाइटेनियम 2+ के पास. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज.
तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें से न्यूट्रल कौन सा है. सो आई कैन सी यहाँ पे न्यूट्रल तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है. उसके बाद वी विल सी कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट है. लेट्स जस्ट चेक इनमें से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है. यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है. सो फोर्थ शुड बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. वी हैव टू मूव सीक्वेंसली, है ना, सीक्वेंस के साथ चलना पड़ेगा हमें. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो ये हो गया. सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास आ गया फोर्थ, और सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया थर्ड. पहले तो हमने ये दोनों लिख लिए. अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में हम लोग देखते हैं. तो देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर. तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला ग्रुप हमारे पास -m ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है. ये -m से, ये +m से. जबकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाएगा. तो यहाँ पे चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, तो हमारा सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू द फर्स्ट. तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा. बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इस क्वेश्चन के जो थे वो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे. लेकिन अगर हम लोग को देखना हो, फिर भी हमें क्या बोला गया है यहाँ पे इसको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लिखना है. तो ऑप्शंस जिस तरह से हमें दिए हैं, सारी ऑप्शन गलत दिए हैं. फिर भी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो एक बारी को हम फोर्थ को सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड को यहाँ पे रखा गया है, सबसे पीछे थर्ड को रखा गया है. उसके बाद इन्होंने फोर्थ को रख लिया, बल्कि फोर्थ सबसे आगे होना चाहिए. उसके बाद इन्होंने फर्स्ट को रखा है, सेकंड को रखा है. तो वैसे तो आंसर इज दिस, बट फिर भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम देख लें थोड़ा सा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से, बट अदरवाइज द करेक्ट आंसर इज दिस. ओके, नेक्स्ट इज गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड. अगर पढ़ा है तो आएगा, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस. Statement is noradrenaline is a neurotransmitter. Correct. Statement 2 is low level of noradrenaline is not the cause of depression in human. That's incorrect. Even the low level of noradrenaline is the cause of depression. So both statement 1 is correct, is true, but statement 2 is false. So first option. Okay, next is for colloidal particles, the values of colligative properties are of small order as compared to values shown by true solution at the same concentration. तो देखो colloidal particles में जो हमारी colligative properties की जो value आती है that is small, क्योंकि इनका size बड़ा होता है, इनका molar mass भी ज़्यादा होता है. colligative properties की value कम आती है as compared to true solutions. Statement 2 is for colloidal particles. इन्होंने लिखा है यहाँ पे, for colloidal particles potential difference between the fixed and the diffused layer of same charges is called the electrokinetic potential. देखो अगर हम एग्जाम्पल भी ले लें, यहाँ पे colloid ले लें हम, AgNO3 में एक्सेस ऑफ Ki मिक्स करें, क्या बनेगा यहाँ पे AgI का colloid, और यहाँ पे इसके आसपास लेयर आ जाएगी I नेगेटिव की, डबल लेयर बनेगी यहाँ पे. ये वाली लेयर जो है I नेगेटिव की, दिस इज अ फिक्स्ड लेयर. और जो ये दूसरी लेयर की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजिबल लेयर विच इज़ द मोबाइल लेयर, वो यहाँ पे बनेगी पोटाशियम आयन की, K पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेटा ऑपोजिट चार्जेस हैं इन दोनों लेयर्स के, इनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल. बट यहाँ पे दे हैव यूज्ड दिस वर्ड सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस की वजह से तो पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा ना. सो दिस इज इनकरेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is observed that characteristic X-ray spectra of elements show regularity when frequency to power n of X-rays emitted is plotted against atomic number. और ये हमें ग्राफ दिया है. So ग्राफ से we can see that Vn is directly proportional to Z. और X-rays के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होता है. So you know that √V is directly proportional to Z. और ये फॉर्मूला तो सबको पता है, E is equal to H nu is equal to RZ square 1 by
n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, हाफ। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ये हमें गिवन है यहाँ पे, तो HBr और हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो OH है वो यहाँ पे H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, लेकिन हमारे पास ये वाला OH अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और वैसे भी अगर हमारा वाटर यहाँ से लीव करता है तो जो कैटाइन बनेगा दैट इज नॉट स्टेबल, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे कैटाइन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये वाला OH तो अटैक नहीं करेगा, ये वाला OH अटैक करेगा H पे, और ये क्या बनेगा यहाँ से CH2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप, लीव करेगा। फिर हमारा किस पे आएगा, CH2 पॉजिटिव, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके यहाँ पे अटैक करेगा हमारा फिर Br नेगेटिव। ठीक है, और ये बनेगा CH2Br। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें ईथर दिया है, यहाँ से भी ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और ये क्या बनेगा यहाँ पे, अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप होगा और Br नेगेटिव हमारे पास है वो करेगा CH3 पे अटैक एंड वी विल गेट OH प्लस CH3Br। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बना है हमारा ए और ये बना है हमारा प्रोडक्ट बी। Okay, next is also memory based. If we have read the chapter, we can do it. So reverberatory furnace is used for copper, electrolytic cell aluminium, blast furnace for pig iron and zone refining silicon. ठीक है, तो option number this one, second. Okay, so next question is compound X undergoes following sequence of reactions to give lactone. Basically we are given the product and we have to tell the reactant. अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कंपाउंड X और हमें दिया है दैट इट इज रिएक्टिंग विद HCHO, उसके बाद KCN, फिर H3O पॉजिटिव। ओके, तो HCHO या तो एल्डोल होगा या तो कैनिज़र होगा, उसके बाद हम KCN ऐड करवा रहे हैं और हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर एसिड बनेगा, है ना। तो देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिवर्स चलते हैं। प्रोडक्ट में काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 कार्बन है ना। तो रिएक्टेंट में कितने होने चाहिए, देखो एक कार्बन तो यहाँ से भी आएगा, दूसरा यहाँ से भी आएगा, तो 2 कार्बन तो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रिएजेंट से मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो रिएक्टेंट है उसके पास 4 कार्बन होने चाहिए। तो इन चारों में से जिसके पास 4 कार्बन है वो हमारा रिएक्टेंट हो सकता है। तो हम कुछ ऑप्शंस को रूल आउट यहाँ पे कर सकते हैं। इस पे काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों हो सकता है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5, नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। अब देखो इनमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, HCHO KOH के प्रेजेंस में एल्डोल होगा। एल्डोल होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसमें CHO ग्रुप भी होगा, KCN ऐड करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिड बनेगा, एसिड भी है, अल्कोहल भी है, एस्टेरिफिकेशन होके हमें लैक्टोन मिलेगा। तो एक बार ज़रा रिवर्स चलते हैं, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, OH यहाँ पे H,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये तो हमारा कहाँ से आ रहा होगा, HCHO से। यहाँ पे इस कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप तो ए में है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर ए होना चाहिए। लेकिन हम लोग फिर भी एक बार इसको रिएक्टेंट मान के हम देखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने माना है अपना सही आंसर। लेट्स जस्ट चेक इफ इट्स करेक्ट और नॉट, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CHO। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द प्रोडक्ट, ये बन जाएगा हमारा अब इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं KCN, तो ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर मूव करेगा एंड वी विल गेट ठीक है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास O नेगेटिव और यहाँ पे लग गया CN। नाउ हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे तो हमारा साइनाइड का क्या बन जाएगा, एसिड। ये हमारा बन गया यहाँ पे और ये OH और यहाँ पर H। ओके, और यहाँ पे CH2OH था, I'm so sorry, यहाँ पे क्या था, CH2OH था। सो ये हमें मिला है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इससे हमारी, अब यहाँ पे अल्कोहल भी है, एसिड भी है, तो क्या हो जाएगी, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ओके, इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कितने मेंबर रिंग बन रही है, तो हम लोग काउंटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बनेगी लेक्टोन। सो दैट मीन्स आवर ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि रूल आउट करके भी हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं, रादर देन जस्ट डूइंग द होल सॉल्यूशन। Okay, next is in the depression of freezing point experiment, vapor pressure of the solution is less than the pure solvent. तो जब भी हम लोग कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो हम लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये बात तो सही है, दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second statement is vapor pressure of the solution is more than that of the pure solvent. अब first correct है तो that means second incorrect ही होगी, incorrect है। Third is only solute molecule solidify at the freezing point, no. Fourth is only solvent molecule solidify at the freezing point. ठीक है, solvent molecules हमारे क्या होंगे, freeze होंगे, solute तो non volatile है। So that means first and fourth is first option correct. Reaction of BeO with ammonia and hydrogen fluoride gives A, which on thermal decomposition gives BF2 and NH4F. तो हमें A बताना है क्या होगा। देखो BeO बेरिलियम ऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज NH4 ट्वाइस BeF4, और इसकी डिकम्पोजिशन जब होती है थर्मल डिकम्पोजिशन तो ये देता है BeF2 एंड NH4F। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रीऑन्स। Okay, all radicals are called freons. These are called chlorofluorocarbon compounds. तो freons क्या होते हैं बेटा, chlorofluorocarbon compounds होते हैं। Second option is correct.
Which of the following phosphorus oxo acid can create silver mirror from AgNO3 solution? अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख सकते हैं कि किसमें हमारे पास फॉस्फोरस हाइड्रोजन पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो एक तो हमारा ये हो गया कि स्ट्रक्चर बना के देखें, या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सिर्फ फॉस्फोरस +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा, सिल्वर मिरर बनाएगा फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ओके, एक चीज़ यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे P2 होगा। ओके, तो पहले वाले में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितनी होगी, इस पे 2 नेगेटिव, ये आ गई हमारी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 14 यहाँ पे +4 तो बचा 10 और 2 पे +5। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना होगा ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव तो कितना आ गया -10, यहाँ से हमें +1 4 आ रहा है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 फिर 2 है हमारे पास फॉस्फोरस, तो एक फॉस्फोरस पे कितनी हो गया चार्ज +3। ठीक है, तो +3 वाला जो होगा वो हमारा सिल्वर मिरर बनाएगा फ्रॉम AgNO3। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखना चाहते हो इसका, तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ओके, 5 ऑक्सीजन्स हो गए हमारे पास, अब हाइड्रोजन्स बचे हैं, तो इट हैज़ pH बॉन्ड सो इट कैन रिड्यूस। नाउ एन अमोनिकल metal salt solution gives a brilliant red precipitate on addition of dimethyl dioxide, the metal is। तो देखो निकल जो है वो DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो है हमें रोजी रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं इसके, तो कौन सा मेटल होगा यहाँ पे, निकल 2+। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे हमें ये सबस्ट्रेट दे रखा है और ब्रैकेट पे एरो पे है NaCN, तो सबसे पहली बात तो ये CN यहाँ पे अटैक करेगा, और हमें दे रखा है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, ये CN यहाँ पे, ये बॉन्ड ऊपर, तो दिस इज O नेगेटिव CN, और ये है मिथाइल, इसको मिस मत करना है यहाँ पे, दिस इज मिथाइल। ऑलराइट, अब क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ कुछ वाटर नहीं होगा, ये HOAC एसिटिक एसिड, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देगा, और हमारा साइनाइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एसिड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एल्कोहल। अब एसिड और एल्कोहल कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो वी विल गेट एस्टर। ओके, उसके बाद वी आर यूजिंग ग्रिनियार्ड रिएजेंट CH3MgBr 2 मोल, है ना, 2 मोल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, एक बार ये तो यहाँ पे कीटोन बनेगा, फिर कीटोन को फर्दर रिड्यूस करेंगे, फिर कीटोन पे फर्दर अटैक होगा और क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और साथ में क्योंकि 2 बार ये रिएक्ट कर रहा है तो 2 बार यहाँ पे क्या लगेगा, मिथाइल। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, इफ यू कैन सी दिस। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया यहाँ पे, बट आई थिंक दिस इज क्वाइट विजिबल। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, next is, if wavelength of the first line of Paschen series of hydrogen atom is 720 nanometer, then the wavelength of the second line of this series is। तो देखो इसमें हम लोगों को क्या है कि थोड़ा जो ट्रांजिशन वैल्यू है पाश्चन सीरीज के लिए वो याद होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल,
ओके तो हमें वेवलेंथ फर्स्ट की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट वेवलेंथ की, और हमसे सेकंड के लिए पूछी है, सेकंड ट्रांजिशन के लिए। तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ पार्टीशन है उसके लिए क्या ट्रांजिशन होगी बेटा, 4 to 3। ठीक है, 4 to 3 होगी। तो हम लोगों को यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है 720, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सो ये 1 हो गया, आई एम नॉट राइटिंग हियर। 1/N1 स्क्वायर लोअर वैल्यू इज 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, और ये आ जाएगा 9, ये 16 माइनस 9, 7/144। ओके, आर अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, हमें सेकेंड वेवलेंथ निकालनी है। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन के लिए लिखते हैं। सेकेंड जो ट्रांजिशन होगी सेकेंड लाइन के लिए वो होगी 5 से 3 की ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R, अगेन Z की वैल्यू 1 है, सो आई एम नॉट राइटिंग डायरेक्टली, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 16 डिवाइडेड बाय 2 to 5। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा λ2, इन दोनों इक्वेशंस को, एक ये इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, सो दिस विल बी λ2 डिवाइडेड बाय 720, 7/144 इंटू 225/16। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इज ऑल्सो गिवन, λ2 विल बी 492 नैनोमीटर। ओके, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एट 298 Kelvin 1 liter solution containing 10 millimole of Cr2O7 2 negative and 100 millimole of chromium 3 positive shows pH। ठीक है, सो हम लोगों को पोटेंशियल बताना है हाफ सेल रिएक्शन का। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। ई नॉट गिवन है 2.303 RT/F को बोला है 0.059 वोल्ट हम पुट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें कंप्लीट इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और पीएच क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं हमें पीएच कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पहले तो ये इक्वेशन, हम पूरी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। +7H2O, यहाँ पे Cr2, यहाँ पे Cr2O7 होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने Cr2O7, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाफ पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT NF log। अब देखो प्रोडक्ट में हमारे क्या है का कंसेंट्रेशन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, एंड रिएक्टेंट साइड पे वी हैव Cr2O7 2 नेगेटिव एंड H प्लस। ठीक है, H प्लस पावर में 14। अब देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स वाई दे हैव गिवन अस द pH। तो अगर हमें pH यहाँ पे 3 गिवन है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10⁻⁻3। E0 की वैल्यू हमें गिवन है, N कितना होगा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो हमारा N फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। सो E0 की वैल्यू इज गिवन टू अस, या इट्स हियर 1.6
330 माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.30, 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है बेटा 6 लॉग, यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 100 मिली मोल, इसको अगर हम मोल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻3। कॉन्सेंट्रेशन अब 1 लीटर वॉल्यूम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, यही होगी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10⁻⁻1। और सिमिलरली हमें Cr2O72 नेगेटिव कितना दिया है 10 मिली मोल, सो दिस इज ऑल्सो 10⁻⁻3, दिस विल बी 10⁻⁻2 एंड हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻3 to 14। तो जब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी 10⁻42। ठीक है, तो एनीवे इसको जो भी है हमारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज, देखो आंसर हमसे किस फॉर्मेट में पूछा है यहाँ पे x इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। ठीक है, अगर तुम्हारा इसे सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.917, तो तुम आंसर को कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा हमारा 917 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन हमें कुछ प्रोसेसेस दी है, डेल्टा एच की वैल्यू दी है, एंट्रोपी चेंज दिया है और हमसे नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस यहाँ पर पूछी गई हैं। तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉर्मूला क्या हम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको लर्न होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आता है, मतलब लेस देन 0 आता है, तो प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो ए के लिए अगर तुम देखो, अब यहाँ पे वैल्यू देखना, 1 किलो जूल में दी है, 1 जूल में दी है, तो हम दोनों को सेम यूनिट्स में रखेंगे, या तो किलो जूल में रख लो या जूल में रख लो। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस के लिए अगर चेक करती हूँ, ठीक है, डेल्टा जी विल बी, डेल्टा एच कितना दिया है हमें -25। ठीक है, इसे मैं अगर जूल में करती हूँ तो मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन और डेल्टा एस कितना है -80। तो देखो बेटा ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस ही होगी। कैसे, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है -25,000। अब माइनस माइनस अगर ये प्लस हो भी जाएगा तो ये यहाँ से ये कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। वैसे ही अगर हम बी के लिए चेक करें तो बी के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो ये वाला जो डेल्टा एच है यहाँ पे, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, और हमारा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मतलब डेल्टा जी तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में डेल्टा एच तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन के लिए डेल्टा एच इज पॉजिटिव और एंट्रोपी इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमें नेगेटिव दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू हमें नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो सी के लिए जो प्रोसेस होगी दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट वाले में देखो, दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी डेल्टा एस भी, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। तो एक बार हम सॉल्व करके ही देख लेते हैं। डेल्टा एच क्या है, 22 इंटू 10⁻⁻3। ये मैं किसके लिए चेक कर रही हूँ, डी के लिए। ओके, तो अपने पास माइनस टेम्परेचर 300
और ये क्या है 20। तो देखो यहाँ पे ये 22,000 और ये आएगा 6,000। तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये वाली प्रोसेस भी नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे ऐसी दो प्रोसेसेस है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2। 5 gram of NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml stock solution. What volume of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? Easy question है ये भी, ठीक है। तो देखो एक बार, अब क्या है ना कि हम लोग के पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है, उसकी हम लोग को मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं मोलैरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। कितनी आ जाएगी यहाँ से मोलैरिटी? 5 ग्राम NaOH दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000, तो 5 डिवाइडेड बाय 40, मोलर मास NaOH का 40, और हम लोगों को वॉल्यूम कितना दे रखा है 450 इंटू 1000। तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 5/40 इंटू 450 इंटू 1000, 10/36 मोलर, ठीक है। अब अगर हम इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स है वो तो चेंज नहीं होंगे ना, जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा सॉल्यूट का। सो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि दोनों के मोल्स तो बराबर ही है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया M इंटू V। अब अगर ये चेंज नहीं हो रहे हैं लेकिन मोलैरिटी वॉल्यूम ये सब चेंज हो रहे हैं, दोनों के मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे हम देखिए अगर मोलैरिटी कितनी थी 10/36, इसकी V1 वी हैव टू कैलकुलेट कि हम कितना वॉल्यूम यूज ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारी मोलैरिटी कितनी बन रही है यहाँ पे 0.1 इंटू 500। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, V1 कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 500 इंटू 36/10। तो इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा दैट विल बी 180 ml, ठीक है। Now number of moles of AgCl formed in the following reaction, ठीक है। अब हमारे पास AgNO3 दिया है तो ऑब्वियसली AgCl बनेगा यहाँ से, और कितने AgCl बनेंगे, तो सबसे पहले तो हमें एक क्लोरीन यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। तो देखो ये वाले क्लोरीन तो नहीं निकल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, दिस इज अनस्टेबल। ये हमारी विनाइलिक पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, दे आर हाईली अनस्टेबल। तो एक कैटाइन यहाँ वाला बन सकता है, यहाँ वाला बन सकता है, ठीक है। ये दोनों कार्बोकेटाइन्स बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मोल AgCl मिलेगा। ये Cl एज इट इज रहेंगे। Next is the dissociation constant of acetic acid X is X into 10 raised to the power -5 when 25 ml of 0.2 molar CH3COO Na solution is mixed with 25 ml of 0.02 molar CH3COOH solution. The pH of the resultant solution is found to be equal to 5. The value of X is, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है Ka। अब देखो कौन सा ये क्वेश्चन है, कौन सा इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग को एक तो वीक एसिड दे रखा है CH3COH, और उसी एसिड का हमें सॉल्ट दे रखा है CH3CONO ने। तो ये क्या बनाएगा, एसिडिक बफर, ठीक है।
एसिडिक बफर में से ही क्वेश्चन है, तो क्या फॉर्मूला होता है pH निकालने का एसिडिक बफर के लिए? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। When 25 ml of 0.2 molar CH3CuNO salt and 0.02 molar of CH3CO solution, हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। 0.2 मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 25 ml ऑफ 0.02 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। तो क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? ऑब्वियसली हम मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होगी? चेंज होगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ CH3COO के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.2 और हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है? 25। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो 0.2 इंटू 25 इसके हैं नंबर ऑफ मोल्स। और क्योंकि हमने मिक्स किया है, 25 ml इसका मिक्स किया है, 25 ml इसका मिक्स किया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 50 ml। तो हमारी जो नई कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कितनी हो जाएगी CH3CuNA के लिए? 0.2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50। सिमिलरली अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए लिखती हूँ तो एसिटिक एसिड के कितने मोल्स हैं? 0.02 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या? pH भी गिवन है ना हमें क्वेश्चन में। pH इज फाउंड टू बी 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिखती हूँ। pK वी हैव टू फाइंड आउट, उससे हमें K निकल जाएगा। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी आई हमारी? 0.2 और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? 0.02। यहाँ पे थोड़ा सा एक जीरो शायद एक्स्ट्रा है, 0.02। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? pKa प्लस ये आ जाएगा log 10। log 10 कितना होता है? 1, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो pK कितना आ जाएगा? 4। तो मतलब Ka कितना आएगा? 10 raised to the power -4। लेकिन हमें किस ऑर्डर में आंसर पूछा है? x इंटू 10 raised to the power -5 के फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? 10 इंटू 10 raised to the power -5। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर इज 10। The d electronic configuration of this complex COCl4 - in tetrahedral crystal field is EMT2N, sum of M and N। इन दोनों का हमें सम पूछा गया है। तो देखो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में कैसी स्प्लिटिंग होती है? टेट्राहेड्रल में तो हमारे पास T2 जो होता है इस तरह से स्प्लिट होता है। T2 हमारा ऊपर होता है और E हमारा नीचे। दिस इज T2 एंड दिस इज E। ऑक्टाहेड्रल में उल्टा होता है, टेट्राहेड्रल में ऐसे। ओके, तो कोबाल्ट ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज 27। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? इजी स्टाइल है। ये वाला जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 3D में फिल हो जाते हैं और ऑब्वियसली S में 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो हमेशा अगला वाला आगे वाला नंबर हमेशा हम S में फिल करते हैं। इससे हम लोग सब कॉन्फ़िगरेशन ईजी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर 26 है, D ब्लॉक के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 हो जाएगी। पीछे वाले नंबर को D में फिल कर दो, आगे वाले नंबर को S में फिल कर दो, ईजी तरीका। ठीक है, तो ये आगे तुम्हारी कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो कोबाल्ट 2+ की कितनी हो गई? 3d7 हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको यहाँ पे फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों का सम कितना आ गया? E और T2 का। E में कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 3, तो कितने आ गए हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 7। यूरेसिल इज अ बेस प्रेजेंट इन RNA
विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख के ऐसे नहीं सोचना है, अपना मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन हैं। तो इसको थोड़ा ना ऐसे भी ड्रॉ करके देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, बाकी सारी वैलेंसीज पूरी हैं, दैट्स इट। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, और हाइड्रोजन्स 4, ठीक है। तो इसका मोलर मास जब तुम निकालोगे दिस विल बी 112। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एटॉमिसिटी इनटू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो एटॉमिसिटी यहाँ पे 2 है, 2 × 14 कर लो, या डायरेक्ट ही देख लो कि नाइट्रोजन का मास यहाँ पे कितना है, 28 डिवाइडेड बाय पूरे का मास दैट इज 112 × 100, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास 25%। Next is the number of correct statement from the following is larger the activation energy, smaller is the value of the constant of the rate constant। तो rate constant और activation energy के बीच में कौन सा relation है, Arrhenius equation लिखनी पड़ेगी हमें, K is equal to AE minus EA upon RT, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वाइस वर्सा। तो लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट इज द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड है लोअर टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन एट हायर टेम्परेचर। और प्लॉट ऑफ ln वर्सेज 1/t स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिस इज, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसका नेचुरल लॉग ले लो, ln k, ये क्या बन जाएगा, ln a माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ln k माइनस EA बाय R 1/t प्लस ln a, ठीक है। तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई ना, y इज इक्वल टू m x प्लस c। तो स्लोप क्या हो गई हमारी, m यहाँ से क्या होगी, माइनस EA अपॉन R इज द स्लोप, ठीक है। तो प्लॉट अगर k और 1/t के बीच में हम प्लॉट बनाएंगे तो स्लोप हमारी क्या आएगी, माइनस EA अपॉन R। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखो, हमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, दिस विल बी d ln k टेम्परेचर के साथ, दिस विल बी EA अपॉन RT स्क्वायर, ठीक है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कह रहे हैं कि लोअर टेम्परेचर में इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे कोई ऐसी रेंज मेंशन नहीं है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे ये कह रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज, अब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वी कैन नॉट से। तो थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। तो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज when Fe 0.93O is heated in the presence of oxygen, it converts to Fe2O3. The number of correct statements from the following is, पहली स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें n फैक्टर पता होना चाहिए। और दूसरा हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ हमें निकालने पड़ेंगे, फिर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू सेम आ रही है या फिर नहीं। और दूसरा हमें डिफेक्ट यहाँ पे बताना है, कौन सा डिफेक्ट है, एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो,
FeO, FeO मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे Fe पे कितना होगा 2+। सारे के सारे आयरन कौन से हैं, Fe2+ वाले। अब देखो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है Fe 0.93O, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ आयरन हैं, यहाँ पे आयरन का नंबर कम हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आयरन है कुछ तो Fe2+ होंगे और कुछ Fe3+ होंगे। मान लो मैंने Fe2+ वाले को X मान लिया, तो हमारे पास Fe3+ कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 0.93, तो ये हो जाएगा 0.93 माइनस X। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल तो कंपाउंड इज न्यूट्रल, तो इस सारे जो सम होना चाहिए वो 2 के इक्वली होना चाहिए ना, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट X प्लस, अच्छा कितने हैं 2X प्लस 0.93 माइनस X इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 2। यहाँ से जब सॉल्व करोगे X की वैल्यू तो आएगी 0.79, ठीक है 0.79। तो मतलब Fe2 पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास 0.79, तो Fe3 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे बेटा 0.93 माइनस 0.79, दैट विल बी 0.14, ठीक है। सो इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव इज 0.79 एंड 0.14 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं इसमें इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहाँ से Fe 0.93O is heated in the presence of oxygen and it is getting changed to Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 में मुझे बताओ आयरन पे कितना चार्ज होगा 3 पॉजिटिव, मतलब Fe2+ मेरा किस में चेंज हो रहा है Fe3+ में, तो कितने का चेंज आ रहा है 1 का चेंज आ रहा है ना। तो अगर 0.79 Fe चेंज हो गए तो कितने का चेंज आएगा, 1 के लिए 1 का चेंज आ रहा है, तो 0.79 के लिए कितने का चेंज आएगा 0.79 का। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe 0.93 विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 0.79, ओके। नेक्स्ट इज Fe 0.93O is metal deficient with lattice comprising of cubic closed packed arrangement of O2 ions। अब ये जो डिफेक्ट है क्या ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है? ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो आयरन की वैल्यू, यहाँ पे एक आयरन, एक ऑक्सीजन के लिए एक आयरन है। यहाँ पे हमारी देखो आयरन जो है वो कम हुई है, आयरन की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि पहले हमारे पास अगर इसमें हम देखें तो Fe2 पॉजिटिव जो है वो O2 नेगेटिव इस चार्ज को हमारा न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन अगर Fe3+ आयंस भी आ जाएंगे तो आयरन की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब लास्ट स्टेटमेंट देख लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाल देंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन Fe2+ की, Fe2+ की कितने हैं हमारे पास Fe2+, अभी हमने कैलकुलेट किए थे 0.79, टोटल Fe कितने हैं हमारे पास 0.93 इंटू 100, ये सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 85%। और Fe3+ की कॉम्पोजिशन क्या आ जाएगी, Fe3+ कितने आया 0.14, टोटल 0.93 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 15%, ठीक है। ओके, सो या दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो हम लोगों ने ये पेपर पूरा सॉल्व किया है। इस पेपर को तुमने देखा होगा कि दिस इज़ नॉट अ वेरी हार्ड पेपर, सिंपल पेपर है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जेईई मेंस के जो पेपर आएंगे वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होने वाले हैं। पेपर सिंपल आएगा तो इतना ज़्यादा भी डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल जो भी क्लास में तुम पढ़ते हो उसको अच्छे से याद रखो, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। पेपर जो होने वाला है, जितने भी प्रीवियस ईयर उठाओगे, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, तो
वहाँ पे तुम देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है. सो आराम से मेंस हो जाएगा. सो रिवाइज करो और चिल मोड में अपनी प्रेपरेशन करो. ओके, थैंक यू सो मच.